नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कार्यालयी हिंदी और अनुवाद। इसमें हम जानेंगे कि कार्यालयी हिंदी कौन सी है और उसमें अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से जब हम कार्यालयी हिंदी का अनुवाद करते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कार्यालय की, कार्यालय से तात्पर्य क्या है, यानी कार्यालय का, इसका मतलब क्या है या इसका अर्थ क्या है। कार्य करने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, कार्यालय कहलाता है। और वहाँ पर जो काम किया जा रहा है, वहाँ जिस भाषा में काम किया जा रहा है उसका किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन उसका अनुवाद कहलाता है। तो कार्यालयी अनुवाद का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कार्यालयी भाषा का किसी दूसरी भाषा में जो अनुवाद किया जाता है वो उसका तात्पर्य क्या है, कार्यालयी अनुवाद है। देखिए, हमारी जो राजभाषा है, सरकारी कामकाज में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कार्यालयी हिंदी कहते हैं या प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार का साहित्य या सामग्री आते हैं। यानी जो सरकारी कार्यालयों में जो भी कामकाज किया जाता है उसके अंतर्गत जो हम साहित्य का या अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं वो कहाँ पर आता है, कार्यालयी साहित्य में आता है या कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे कार्यालयी हिंदी भी कहते हैं, प्रशासनिक हिंदी भी कहते हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी भी इसे कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कार्यालय में जो काम किया जाता है और अगर हिंदी भाषा में अगर उसका काम किया जाता है तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, या अगर अंग्रेजी में कार्य किया जाता है तो हिंदी में इसका परिवर्तन क्यों आवश्यक है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि हमें कार्यालय अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, यानी जो कार्यालय में काम किया जाता है, कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता हमें क्यों है। हिंदी के बारे में अगर देखें तो वैसे तो हिंदी राजभाषा है, लेकिन क्या राज्य के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम अनुवाद की आवश्यकता की बात करें तो हमारे पास स्रोत भाषा कौन सी है और लक्ष्य भाषा कौन सी है। इसके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में स्थिति यह है कि भारत की राजभाषा होते हुए भी हिंदी यहाँ पर लक्ष्य भाषा है। और यानी स्रोत भाषा कौन सी हुई, अंग्रेजी। यानी आज भी हमारे कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और इसी अंग्रेजी भाषा में लिखे गए कार्यालय साहित्य का हिंदी में अनुवाद ज़रूरी है। क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया उससे हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए अंग्रेजी से हिंदी में उसका अनुवाद किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, अंग्रेजी शासन, हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों की दास्तां में रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जब वो आए तो उस समय हमारे यहाँ अरबी फ़ारसी भाषा मुख्यतः चल रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अंग्रेज़ी को प्रधान भाषा के रूप में माना और इसे कार्यालय में अंग्रेज़ी ने अपना वर्चस्व बना लिया, या कार्यालय में जो अंग्रेज़ी है वो अपने सिंहासन पर बैठ गई और ऐसी बैठी कि आज तक वो नहीं उठ पाई है। इसीलिए हमारे जो कार्यालय में साहित्य की रचना होती है वो अंग्रेज़ी में होती है और आज भी हो रही है। यही कारण है कि हमें कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम देखें अंग्रेजी का वर्चस्व, देखिए भारत आज़ाद तो हो गया और अगर हम देखें तो हमने ये पुरजोर कोशिश भी की। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत से ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज भी कार्यालय साहित्य में अंग्रेजी ही प्रधान पद पर है या अंग्रेजी में ही पूरा कार्य चल रहा है। वर्षों के प्रयास के बाद भी हम कार्यालय में हिंदी को स्थापित नहीं कर पाए हैं। जो अंग्रेज़ों के द्वारा नियोजित विशेष तरीका या शैली थी, आज भी हम उसी में ही अपना कामकाज कर रहे हैं।
परिणाम स्वरूप प्रशासन के लिए हिंदी में आवश्यक अभिव्यक्ति क्षमता जो है वो समाप्त होती जा रही है। तो इसीलिए अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। यही कारण है कि इस कार्यालय में जहाँ पर भी अंग्रेजी में कामकाज हो रहा है उसमें अनुवाद हिंदी में करना आवश्यक हो जाता है। फिर है सरकारी नीतियाँ। देखिए, सरकारी नीतियों की अगर बात करें तो इन दो बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं। जो सरकारी नीतियाँ हैं, ये सरकार ने प्रयास तो किया, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं किया कि पूर्ण रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित करने के साथ साथ उसे अंग्रेजी की जगह प्रयोग किया जा सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तीसरे भाग में की गई व्यवस्था के अनुसार संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार तथा टेंडर फार्म इत्यादि 14 प्रकार के प्रलेखों को, यानी कितने प्रकार हैं, लगभग 14 प्रकार के जो सरकारी कामकाज है इनको द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ पर भी हमने अंग्रेजी को साथ रखा है, छोड़ा नहीं है। दूसरा, राजभाषा अधिनियम जो कि संशोधित अधिनियम है 1967 के अनुसार जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं, तब तक अंग्रेजी सरकारी कामकाज की सह राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। और अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण आज भी हम देखें तो हिंदी जो है वो सह भाषा के रूप में चल रही है। सारा कार्य अंग्रेजी भाषा में ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है कि जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें हम दक्षिणी भारत के या पूर्वी भारत के राज्यों को ले सकते हैं, वो हिंदी को राजभाषा बनाने या राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर स्थापित करने में सहमत नहीं है। और ये बरसों से चला आ रहा है। यही कारण है कि सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण आज भी जो अंग्रेजी है वो सरकारी कामकाज की मुख्य भाषा के रूप में चल रही है, बल्कि हिंदी यहाँ पर सह भाषा के रूप में दिखाई दे रही है। तो इसके लिए सरकारी नीतियाँ भी जिम्मेवार है कि आज अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में किया जा रहा है, जबकि हिंदी हमारे यहाँ पर स्रोत भाषा के रूप में होती और अंग्रेजी यहाँ लक्ष्य भाषा हो सकती थी। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जो सत्ताधारी है उनके बीच आज भी जो प्रभुत्व है वो अंग्रेजी का ही बना हुआ है। यही कारण है कि आज कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता हमें पड़ रही है, यानी अंग्रेजी में किए जाने वाले काम को हम हिंदी में अनुदित कर रहे हैं। आप यहाँ पर 3 पॉइंट बनाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट आप रखेंगे अंग्रेजी शासन, इसका कारण है। दूसरा आप रखेंगे अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना हुआ है। तीसरा आप रखेंगे सरकार की नीतियाँ, और सरकार की नीतियों में ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर डालेंगे, जो यहाँ पर राजभाषा का अधिनियम 1963 है और राजभाषा अधिनियम जो 1967 है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर बनेंगे कि हमें कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजी शासन के कारण अंग्रेजी अपना जो स्थान है वो इस प्रकार से बना पाई कि भारत में धीरे धीरे हिंदी के स्थान पर कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा। दूसरा, अंग्रेजी वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा को हमने स्थापित कर दिया, बल्कि इतना ज़्यादा उसको सम्मान दिया या अपने कार्यों में उसका समायोजन किया कि आज़ादी के बाद भी सरकार की तरफ से ये नीति लागू की गई थी कि 15 वर्ष तक जब तक हिंदी पूर्ण रूप से कार्यालयों में प्रयोग नहीं की जाती तब तक अंग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा। और ये 15 वर्ष वो साल थे जब अंग्रेजी ने तो अपने पांव पसारे रखे, लेकिन हिंदी सिकुड़ती चली गई। उसके बाद सरकार की ढुलमुल नीतियों के बारे में आप इन 2 पॉइंटों के माध्यम से बताओगे। तो इन तीनों ही पॉइंटों को आप यहाँ पर विस्तार से वर्णन करेंगे। अब जानते हैं कि कार्यालयी भाषा में अनुवाद के समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखें तो वाक्य रचना संबंधी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर प्रमुख रूप से सामने आती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण के आधार पर अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अगर देखें तो यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया सब में परिवर्तन आ जाता है।
अगर हिंदी में हम बात करें तो कर्ता है, इसके साथ साथ कर्म है और क्रिया है। लेकिन अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, ये कर्म बदल जाता है, कर्म बदलकर कर्ता, क्रिया और क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये अगर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अगर अनुवाद हमें करना है अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में, तो हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम देखें तो हिंदी में छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो कृतवाचक सूचक वाक्य होते हैं। इनका अगर स्वाभाविक तौर पर हम अंग्रेजी में इनका परिवर्तन करना चाहें तो इतना सहज और सरल नहीं है। इससे संपूर्ण वाक्य की संरचना में बदलाव आ जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो वाक्य रचना संबंधी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आती है। दूसरा है भाषा की सहजता और बोधगम्यता। देखिए, जब कार्यालय में अनुवाद कार्य किया जाता है तब ये विशेष तौर पर बल दिया जाता है कि जिस भाषा का हम प्रयोग करें वो सहज हो और बोधगम्य हो, यानी समझ में आने वाली हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कारण क्या है कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए शब्दों का निर्धारण किया गया है वो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। इसीलिए हम जब प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत या किसी कार्यालय के अंतर्गत हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर हमें उन्हीं शब्दों का पालन करना पड़ता है या उन्हीं शब्दों को हमें प्रयोग करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि जो भाषा है वो कठिन हो जाएगी, इतना सरल रूप से उसका अनुवाद हम नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला पाठक उसे आसानी से समझ पाए। उस अनुवाद को समझने के लिए सबसे पहले उसे प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्दों को जानना होगा, उनका अर्थ समझना होगा। उसी के बाद वो इस परिवर्तन को या इस अनुवाद को समझ पाएगा। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं अर्थ का अनर्थ। कई बार क्या होता है कि जब कार्यालय में अनुवाद किया जाता है तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात अनुवाद के समय में जो मूल अर्थ है उससे अनुवाद करने वाला व्यक्ति भटक जाता है और वो समझने में उसमें द्विअर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहें दिस इज इन ऑर्डर, ये इंग्लिश की पंक्ति है। इसका जब अनुवाद किया जाता है, इसका सटीक अनुवाद अगर हम देखें तो वो यहाँ पर हो सकता है कि यह ठीक नियमानुसार है, यानी दिस इज इन ऑर्डर किसके ऑर्डर है, नियमानुसार है, ये हम यहाँ पर मान सकते हैं। या इसका जो सही अनुवाद है वो ये है कि यह नियमानुसार है। लेकिन अनर्थ कब हो जाता है, जब समझने वाला व्यक्ति इस अर्थ को ना समझकर उसका कुछ और अर्थ निकाले, और वो ये भी हो सकता है कि यह आदेशाधीन है, आदेशाधीन है यानी ये आदेश के अधीन है। इज इन ऑर्डर यानी ये आदेश के, जो बताया जा रहा है ये किसके, आदेश के अधीन है, लेकिन मूल अर्थ इसका निकलता है कि ये नियमानुसार है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि मूल अर्थ को ना समझकर किसी अन्य अर्थ को समझ लिया जाता है, जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। कई बार अगर हम देखें तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम अनावश्यक रूप से प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हम अगर कहें, जैसे द्वारा का प्रयोग किया जाता है, द्वारा का प्रयोग इंग्लिश में कैसे किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियों की बात करूँ, जैसे दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय, ये लेटर किसके द्वारा लिखा, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय। अब अगर इसका अनुवाद किया जाए तो सामान्य अनुवाद यहाँ पर क्या आएगा कि यह पत्र डैश के द्वारा लिखा गया, कोई भी नाम आ सकता है, द्वारा लिखा गया है, ये सामान्य अनुवाद है। लेकिन अगर हम इसका प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, यह पत्र डैश ने लिखा। तो यहाँ पर द्वारा की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बिना भी ये पंक्ति पूर्ण हो रही है। ऐसे अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे दिस लेटर सेंट बाय यू हैज़ बीन रिसीव्ड। अगर सामान्य अनुवाद करें इस पंक्ति का तो हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया पत्र मिला, लेकिन इसके साथ अगर हम यहाँ से द्वारा हटा देते हैं तो एक सिंपल सा वाक्य बन जाता है कि आपका पत्र मिला। तो ये कुछ एक जब हम अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम
अनावश्यक रूप से ही प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद जो समस्या है वो है परिभाषिक शब्दावली की समस्या। देखिए, जब कार्यालयीय साहित्य में अनुवाद करना शुरू हुआ तब एक समस्या यहाँ सामने आई, वो थी परिभाषिक शब्दावली की, यानी विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसमें डॉक्टर राजमणि जो तिवारी हैं उनका कहना है कि संविधान द्वारा जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो सबसे पहले ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि हिंदी में सरकारी कार्य किया जाता है तो उन सभी परिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय सुलभ होने चाहिए, यानी जो भी कार्यालय में शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो हिंदी में हमें मिलने चाहिए और आसानी से मिलने चाहिए, जो सामान्यतः हम कार्यालय में प्रयोग में लाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं, अभाव नहीं है ऐसे शब्दों का, लेकिन अर्थ की सूक्ष्मता के कारण ऐसे अनेक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए जो भारत सरकार है उन्होंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय और इसके साथ साथ दो संस्थाओं पर आप ध्यान दें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और दूसरा है वैज्ञानिक और तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, इनकी स्थापना की गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई, दूसरा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भी की गई। इन दोनों संस्थाओं ने कभी तो एक साथ और कभी अलग अलग रहकर लगभग 30 से 35 सालों के कार्यकाल में 4 लाख शब्दों का निर्माण किया, या 4 लाख शब्दों अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय इन्होंने निर्धारित किए। लगभग 4 लाख, ये आप ध्यान में रखें कि अंग्रेजी शब्दों से हिंदी के जो पर्याय हैं वो निर्धारित किए। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसा करके जो उपलब्ध शब्दावली थे उसके सभी स्रोतों का पूर्णतः उपयोग भी किया। इसमें उन्होंने संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू, अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी तथा और भी जो भारतीय भाषाएं थी उनके मूल शब्द और संकर शब्दों को अपनाने का भी इन्होंने प्रयास किया, जिससे कि परिभाषिक शब्दावली को बढ़ाया जा सके। तो इस समय ये भी एक समस्या आ रही थी कि परिभाषिक शब्दों का समुचित प्रयोग इसमें कैसे किया जाए। उसके बाद है अनुवादक से विषयगत ज्ञान की मांग। जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है उससे ये मांग की जाती है कि उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, और वैसे देखा जाए तो ये आवश्यक भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो अनुवाद कार्य है वो असंगत प्रतीत होगा या हास्यप्रद प्रतीत होगा, क्योंकि उससे अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है अपने विषय का और उस विषय से संबंधित परिभाषिक शब्दों का अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो अनुवाद के समय वो बारीक या सूक्ष्म स्तर पर अनुवाद नहीं कर पाएगा। इससे जो भी अनुवाद कार्य किया जाता है उसमें कोई ना कोई कमी या त्रुटि रह जाएगी। इसीलिए जो भी अधिकारी निर्धारित किया जाता है, चाहे वो किसी भी कार्यालय से जुड़ा हुआ हो, उससे ये मांग की जाती है कि उसे उस विषय से जुड़ा हुआ पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको अनुवाद कार्य दिया जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कार्यालयीय अनुवाद के अंतर्गत इनका सामना करना पड़ता है, और अगर इन समस्याओं पर ना ध्यान दिया जाए तो जो अनुवाद किया जाता है वो उपयोगी सिद्ध नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि जो कार्यालयीय अनुवाद के बारे में आज हमने जाना कि उसका अर्थ क्या है, हमें कैसे समझना चाहिए कि कार्यालय में जो काम किया जाता है उसका अनुवाद कैसे किया जाए, उसके बाद उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसको हमने 3 पॉइंटों से जाना। फिर हमने जाना कि कार्यालयीय अनुवाद की क्या क्या समस्याएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो और आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।